नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर्स रिवीजन फॉर प्रीलिम 2020 में आपका स्वागत है। साइंस एंड टेक से संबंधित करंट अफेयर्स के रिवीजन का ये हमारा 15वां लेक्चर है। इस वीडियो में हम अगस्त महीने के साइंस एंड टेक से संबंधित करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे। डिस्कशन का फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल AJO नियो के बारे में है। ये देखो एक नया डिवाइस है जो कि डेवलप किया गया है SN बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंसेस के रिसर्चर्स ने। ये सेंटर कहाँ पर है? कोलकाता में। डिवाइस काम क्या करता है? देखो, वो बच्चे जिनका अभी अभी जन्म हुआ है उनमें बिलीरुबिन के लेवल को मेज़र करता है ये डिवाइस AJO नियो। अब आपके मन में आया होगा ये बिलीरुबिन क्या होता है? देखो, हमारे ब्लड में जो RBC होते हैं, रेड ब्लड सेल्स हैं, तो कुछ RBC बूढ़े हो जाते हैं, कुछ एबनॉर्मल हो जाते हैं। तो ऐसा होने के बाद ये टूट जाते हैं, इनका डिस्ट्रक्शन हो जाता है। और डिस्ट्रक्शन होने के बाद एक पीले कलर का सब्सटेंस बनता है, उसी को कहा जाता है बिलीरुबिन। ये देखो लीवर में ट्रेवल करते हैं, गॉल ब्लैडर में ट्रेवल करते हैं, उसके बाद डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से होते हुए एक्सक्रीशन हो जाता है इनका। ये एक नॉर्मल प्रोसेस है। बट देखो, काफ़ी बार नियोनेटल यानी बच्चे का जो अभी हाल ही में जन्म हुआ है उसकी बॉडी में ये जो बिलीरुबिन होती हैं इनकी मात्रा बढ़ जाती है बेबी के ब्लड में। तो इसकी वजह से कर्निक्टरस हो सकता है। कर्निक्टरस मतलब एक प्रकार का ब्रेन डैमेज। और वैसे देखो, कर्निक्टरस की वजह से काफ़ी मेंटल और इमोशनल डिस्टर्बेंस भी होती है। तो अब जो डिवाइस डेवलप किया गया है इस सेंटर के द्वारा जो कोलकाता में है, ये डिवाइस देखो नॉन कॉन्टैक्ट है, नॉन इन्वेसिव है। मतलब बेबी में किसी प्रकार की, सिंपल भाषा में बोले, चीर फाड़ी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आमतौर पे ऑपरेशन होता है, सर्जरी होती है, तो उसमें तो डॉक्टर्स कट लगाते हैं ना। ये एक ऐसा डिवाइस है जो बिना बेबी के कॉन्टैक्ट में आए, बिना कोई चीज़ अंदर इंसर्ट किए पता लगा लेगा कि ब्लड में जो ये बिलीरुबिन है इनकी मात्रा कितनी है। ऐसा तो नहीं कि बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अगर ऐसा है तो इलाज किया जा सकता है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल अमोनियम नाइट्रेट के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? देखो, लेबनान की सिटी बैरूत में अभी जो 2 ब्लास्ट हुए जिसकी वजह से 150 से ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी है। इनिशियल रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि 6 साल पहले एक शिप से अमोनियम नाइट्रेट का कार्गो पकड़ा था और वही अमोनियम नाइट्रेट पोर्ट पर एक वेयर हाउस में जमा करके रखा था। और उसी अमोनियम नाइट्रेट जिसका अमाउंट 250 टन था की वजह से ये ब्लास्ट हुए। तो अमोनियम नाइट्रेट के बारे में हम बेसिक जानकारी डिस्कस कर लेते हैं। अमोनियम नाइट्रेट फॉर्मूला है NH4NO3। अमोनियम नाइट्रेट में अमोनियम और नाइट्रेट के आयंस होते हैं। अमोनियम नाइट्रेट वाइट क्रिस्टलाइन केमिकल होता है और इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है फर्टिलाइज़र के तौर पे। इसके साथ साथ जो माइनिंग एक्सप्लोसिव होता है, मतलब जिस एक्सप्लोसिव का इस्तेमाल किया जाता है माइन में ब्लास्ट करने के लिए, उसमें से वन ऑफ मेन कंपोनेंट होता है अमोनियम नाइट्रेट। खास बात देखो ये है, अमोनियम नाइट्रेट अपने आप से नहीं जलता। अमोनियम नाइट्रेट ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। मतलब जैसे ऑयल है या फिर कोई दूसरा फ्यूल है, उसको बहुत ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन प्रोवाइड कर देता है और ऑक्सीजन बर्निंग एजेंट का काम करता है। समझ गए? देखो, एयर से भी मिल जाती है वैसे तो ऑक्सीजन, लेकिन एकदम से बहुत ज़्यादा सप्लाई नहीं मिलती। लेकिन अमोनियम नाइट्रेट क्या करता है, फ्यूल को बहुत ही ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन की सप्लाई प्रोवाइड कर देता है, जिसकी वजह से काफ़ी तेज ब्लास्ट हो जाता है और उससे एनर्जी रिलीज होती है। इसके अलावा देखो, वैसे अमोनियम नाइट्रेट को अगर हाई टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है तो फिर अमोनियम नाइट्रेट खुद भी वायलेंटली डिकम्पोज कर सकता है। मतलब अगर आप ज़्यादा टेम्परेचर पर गर्म करोगे अमोनियम नाइट्रेट को तो ये टुकड़ों में बढ़ जाएगा। नाइट्रोजन ऑक्साइड्स और वाटर वेपर ये रिलीज होंगी और ये गैसेस जो एकदम से जल्दी से रिलीज होती हैं अमोनियम नाइट्रेट के डिकम्पोज होने से, इससे भी एक्सप्लोजन होता है।
लास्ट में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। रेड बैड स्मेलिंग गैस है, स्मेल आती है काफ़ी ज़्यादा, कलर रेड है। और अमोनियम नाइट्रेट का अगर एक्सप्लोजन होता है तो बहुत बड़ी मात्रा में नाइट्रोजन ऑक्साइड रिलीज होती है। इसका हेल्थ पर काफ़ी बुरा असर पड़ता है, पोल्यूशन होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम को भी डैमेज पहुंचता है। इसीलिए अगर एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है तो वो लोग जिनको सांस लेने की थोड़ी सी भी दिक्कत है तो उनको और ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो ये हमने आर्टिकल डिस्कस किया अमोनियम नाइट्रेट के बारे में। चलते हैं आगे। आता है अगला टॉपिक है एस्ट्रॉइड 2018 VP1, जिसे हम इलेक्शन डे एस्ट्रॉइड भी काफ़ी दिनों से न्यूज़ में इसे कहा गया है, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि जिस दिन अमेरिका में इलेक्शन है उस दिन ये एस्ट्रॉइड धरती के पास से गुजरेगा और बहुत पास से गुजर रहा है और धरती से टकरा भी सकता है। खास बात यह है कि एस्ट्रॉइड बहुत छोटा है, इस वजह से टूट जाएगा टुकड़े टुकड़ों में अगर अर्थ पे एंटर भी किया। पॉसिबिलिटीज की 0.5% है कि अर्थ की एटमॉस्फेयर में एंटर करने की। तो चलिए बात करते हैं पहले से एस्ट्रॉइड की। ये नासा के जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी ने ये एस्ट्रॉइड को पहचाना था, जो कि इंडिया के साथ अर्थ के साथ कोलिजन कोर्स में है, काफी क्लोज है, अर्थ से जाएगा गुजरेगा, ये कोलाइड करेगा जिस दिन अमेरिका का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है उस दिन। और ये पहली बार डिस्कवर किया गया था पालोमार ऑब्जर्वेटरी कैलिफोर्निया के सैन डिएगो काउंटी में 2 साल पहले। और खास बात इसमें क्या है कि बहुत छोटा है, ज़्यादा थ्रेट है नहीं अर्थ को। नासा ने कहा था 0.41% चांसेस है एंटर करेगा प्लैनेट के अर्थ के एटमॉस्फेयर में, लेकिन डिसइंटीग्रेट कर जाएगा छोटे छोटे पीसेज में, इसलिए हमारे लिए कोई खतरे की बात नहीं है। अब खास बात यह कि एस्ट्रॉइड होते क्या है। एस्ट्रॉइड बहुत सी छोटी छोटी टीनी बॉडीज होती हैं जो मूव करती हैं कहां पर, मार्स और जुपिटर के बीच में एक एस्ट्रॉइड बेल्ट होती है जो इस तरह दिखती है, या बहुत से छोटे छोटे अवशेष घूमते रहते हैं। कहा जाता है कि शायद कोई एक प्लैनेट टूट गया था, ये उसके टुकड़े हैं और ये अपने उस अभी तक एक्सिस में घूम ही रहे हैं। तो ये हमारे सोलर सिस्टम के बहुत पुराने लेफ्टओवर्स हैं और कहा जाता है कि 4.6 बिलियन ईयर्स अगो जब जो क्लाउड और डस्ट कोलैप्स हुआ था उसी टाइम के आसपास से ये हैं। तो ये हो गई एस्ट्रॉइड की कहानी, इसको हम डिटेल में कभी और कवर करेंगे, पर एक बेसिक इंट्रो इसका ये हो गया। नेक्स्ट आर्टिकल कोलैबोरेटिव रोबोटिक्स इनोवेशन हब के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने 170 करोड़ की ग्रांट दी है। किसको? IIT दिल्ली को। किस लिए? टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब ऑन कोलैबोरेटिव रोबोटिक्स को इस्टेब्लिश करने के लिए, जिसका छोटा नाम है कोबोटिक्स। ये हब इस्टेब्लिश किया जाएगा मेनली 4 एरियाज में रिसर्च करने के लिए। मेडिकल रोबोटिक्स, एग्रीकल्चर, ये एक साथ है, एग्रीकल्चर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, उसके बाद डिफेंस और सबसे लास्ट में स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग। इन 4 एरियाज पर रिसर्च की जाएगी इस हब में। IIT दिल्ली में इस टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब ऑन कोबोटिक्स को जाना जाएगा आई हब फाउंडेशन फॉर कोबोटिक्स के नाम से, यानी IHFC के नाम से। क्या करेगा ये देखो कोलैबोरेटिव रोबोटिक्स के क्षेत्र में रिसर्च परफॉर्म करेगा। मतलब इस हब के द्वारा, जिसका नाम है आई हब फाउंडेशन फॉर कोबोटिक्स यानी IHFC, ये कोलैबोरेटिव रोबोटिक्स के क्षेत्र में रिसर्च परफॉर्म करेगा ताकि उस रिसर्च की सहायता से ऐसे प्रोडक्ट्स बनाए जा सकें जिनका इस्तेमाल हो खास करके इन 4 क्षेत्रों में, मेडिकल रोबोटिक्स, एग्रीकल्चर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, डिफेंस और स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग। इससे देखो नए नए रोबोट्स बनेंगे और ह्यूमन बींग्स का काम काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा, प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होगी। रोबोटिक्स हमारे सिलेबस में सीधा सीधा टॉपिक है मेंस में, तो वहाँ पर भी इसका एग्जाम्पल आप दे सकते हो। चलते हैं आगे। इसके बाद तो एक इंडेक्स के बारे में आर्टिकल है जो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। इंपॉर्टेंट क्यों नहीं है? क्योंकि देखो एक कंपनी VPN की सर्विस प्रोवाइड करती है जिसका नाम है सर्फशार्क। कहां पे है ये कंपनी? ये ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स पर है। तो उसके द्वारा ये इंडेक्स रिलीज किया गया है। आमतौर पे वो इंडेक्स इंपॉर्टेंट होते हैं जो बड़ी बड़ी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा जारी किए जाते हैं या फिर सरकार के द्वारा जारी किए जाते हैं। अच्छा, एक बात आप ये बता दीजिए, VPN का क्या मतलब होता है? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। देखो, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क एक प्राइवेट नेटवर्क होता है जो डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए इंक्रिप्शन करता है। मतलब डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना है इंटरनेट की सहायता से, तो डेटा को इंक्रिप्ट कर दिया जाता है VPN के द्वारा।
वीपीएन की सहायता से आप ब्लॉक्ड वेबसाइट्स को एक्सेस कर सकते हो, पता नहीं लगेगा। आमतौर पे काफ़ी बार हैकर्स इस्तेमाल करते हैं वीपीएन का अपनी आइडेंटिटी को छुपाने के लिए। कौन से पैरामीटर्स के आधार पर यह इंडेक्स पब्लिश किया गया है? इंटरनेट अफोर्डेबिलिटी एंड क्वालिटी, इलेक्ट्रॉनिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर, सिक्योरिटी एंड गवर्नमेंट, ये सब चीज़ें, सभी पैरामीटर्स को इक्वल वेटेज दी गई हैं। जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं उन्होंने टॉप किया है इस इंडेक्स में, डेनमार्क और स्वीडन ने, और तीसरा नंबर है कनाडा का। 85 कंट्रीज़ को रैंकिंग दी गई है। इंडिया का स्थान 57वां है। वैसे इंटरनेट अफोर्डेबिलिटी के मामले में हम काफ़ी आगे हैं, 9वां, क्योंकि इंटरनेट सस्ता है हमारे देश में। और ई गवर्नमेंट के मामले में भी हमारा जो रैंक है वो 15वां है। आर्टिकल ड्वार्फ प्लैनेट सीरीज़ के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? साइंटिस्ट ने देखो ये पता लगाया है, ये जो ड्वार्फ प्लैनेट है सीरीज़, यहाँ पर एक क्रेटर था। क्रेटर मतलब जो खड्डा हो जाता है किसी स्पेशल बॉडी के टकराने से। तो क्रेटर में जो क्रैक्स आए हैं उनसे ये पता लगता है कि यहाँ पर ओशन वर्ल्ड है, मतलब ज़मीन के नीचे बहुत ज़्यादा सोल्टी वाटर है। तो इससे साइंटिस्ट को अंदेशा है ये जो प्लेनेट है या तो हैबिटेबल हो सकता है या फिर पास्ट में हो सकता है यहाँ पर लाइफ संभव रही हो। इसी वजह से साइंटिस्ट का इंटरेस्ट एकदम से इस ड्वार्फ प्लैनेट सीरीज़ में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। थोड़ी सी इसके बारे में जानकारी हम डिस्कस कर लेते हैं। ये देखो ड्वार्फ प्लैनेट है, ये लार्जेस्ट सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट है। मार्स और जुपिटर के बीच जो एस्ट्रॉयड की बेल्ट है उसमें डायमीटर कितना है ये तो याद रखने की आवश्यकता नहीं है। ये चंद्रमा के 1/4 है। और जो क्रेटर है वो 92 किलोमीटर चौड़ा है, जिसका नाम है ओकेटर। ये सीरीज के नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लोकेटेड है। नेक्स्ट आर्टिकल फ्लेवोनोइड्स के बारे में है। फ्लेवोनोइड्स के बारे में बेसिक डिटेल पहले हम जानते हैं, उसके बाद कंटेक्स्ट की बात करेंगे। फ्लेवोनोइड्स देखो बहुत काम की चीज़ है। ये ऑलमोस्ट सभी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में मिलते हैं। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में जो फाइटोन्यूट्रिएंट्स मिलते हैं उन फाइटोन्यूट्रिएंट्स में पॉलीफिनोल क्लास का पार्ट है फ्लेवोनोइड्स। इनसे देखो ट्यूबरक्लोसिस और चिकनगुनिया नहीं होता, इसीलिए मैंने बोला ये बहुत काम की चीज़ है। कैरोटीनोइड्स के साथ साथ जो फ्लेवोनोइड्स हैं इनकी वजह से फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में अलग अलग तरह के कलर आते हैं। पॉलीफिनोल्स को देखो ऐतिहासिक रूप से चाइनीज़ और आयुर्वेदिक मेडिसिन में इस्तेमाल किया जाता रहा है, स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए, ब्रेन फंक्शनिंग के लिए, ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने के लिए। इसके अलावा ये फ्लेवोनोइड्स बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी का काम करते हैं, जलन नहीं होती और इम्यून सिस्टम भी स्ट्रॉन्ग होता है इनसे। अगर हमारी डाइट में फ्लेवोनोइड्स की मात्रा अच्छी है तो इससे काफ़ी तरह के जो डिजीज़ हैं वो दूर रहते हैं, जैसे हार्ट रिलेटेड डिजीज़, लिवर रिलेटेड डिजीज़, किडनी, ब्रेन और दूसरे इन्फेक्शियस डिजीज़। बट जैसा हमने डिस्कस किया ये ऑलमोस्ट सभी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में मिलते हैं। अभी तक आर्टिफिशियली लैब में इनको नहीं सिंथेसाइज किया गया था, लेकिन अब कंटेक्स्ट ये है, अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने पहला आर्टिफिशियल रूट ढूंढ लिया है फ्लेवोनोइड्स मॉलिक्यूल्स को प्रोड्यूस करने का। तो अब देखो सिर्फ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स पे हमें डिपेंड नहीं होना पड़ेगा फ्लेवोनोइड्स को प्राप्त करने के लिए, क्योंकि सिंथेटिक रूट यानी आर्टिफिशियल रूट भी ढूंढा जा चुका है इन मॉलिक्यूल्स को प्रोड्यूस करने का। अब सीजन पे भी डिपेंड नहीं करना पड़ेगा। पहले क्या होता था, जिन फ्रूट्स या फिर वेजिटेबल्स में फ्लेवोनोइड्स की मात्रा ज़्यादा होती है वो एक सीज़न में होंगे, दूसरे सीज़न में नहीं होंगे, तो इंतज़ार करना पड़ता था कि अगले सीज़न में उनसे फ्लेवोनोइड्स को प्राप्त किया जाए। लेकिन आर्टिफिशियली प्रोड्यूस होंगे तो साल के किसी भी महीने, किसी भी दिन इनको प्रोड्यूस किया जा सकता है। ये पहली बार है कि साइंटिस्ट ने फ्लेवोनोइड्स मॉलिक्यूल्स जैसे रुगोसा फ्लेवोनोइड्स, पोडोकेर फ्लेवोन और आइसोफ्लोवोन इनको लैब में प्रोड्यूस किया है आर्टिफिशियल ढंग से। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया फ्लेवोनोइड्स के बारे में। चलते हैं आगे। आर्टिकल गोफेन 905 सैटेलाइट के बारे में है। चाइना का सैटेलाइट है। दूसरे देशों के सैटेलाइट्स के बारे में यूपीएससी तभी पूछती है
अगर उस सैटेलाइट से कोई बहुत बड़ी डिस्कवरी हुई हो या फिर वो सैटेलाइट बहुत ज़्यादा न्यूज़ में हो किसी प्लैनेट या फिर दूसरी स्पेशल बॉडी को एक्सप्लोर करने के लिए। अदरवाइज़ देखो दूसरे देशों के सैटेलाइट्स यूपीएससी बहुत कम पूछती हैं, और यूपीएससी दूसरे देशों के सैटेलाइट्स इस प्रकार से पेयर में पूछती है, जैसे एक देश का सैटेलाइट है दूसरे देश का स्पेस एजेंसी है, उस प्रकार से पूछ लेती है। खैर हम बात करें इस सैटेलाइट की, ये न्यू ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है जो कि स्पेस में लॉन्च किया गया लॉन्ग मार्च 2D करियर रॉकेट के द्वारा। कहाँ से ये लॉन्च किया गया? जिक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर है, वहाँ से इस सैटेलाइट को लॉन्च किया गया एक दूसरे सैटेलाइट के साथ जिसका नाम है Tian 205। इंपॉर्टेंट आर्टिकल ग्लैंडर्स डिजीज़ के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? दिल्ली हाई कोर्ट ने म्यूनिसिपल बॉडीज़ को कहा है आप इनफ स्टेप्स लीजिए ताकि एनिमल्स में ग्लैंडर डिजीज़ को फैलने से रोका जा सके। तो इस ग्लैंडर्स डिजीज़ के बारे में हम जान लेते हैं। ये देखो इन्फेक्शियस डिजीज़ है जो कि एक बैक्टीरिया की वजह से होता है जिसका नाम है बुरखोल्डेरिया मालिये। ये डिजीज़ मुख्य रूप से घोड़ों को प्रभावित करता है, लेकिन घोड़ों के साथ साथ गधे, खच्चर, बकरी, कुत्ते और बिल्लियाँ, इन सबको भी ये जो डिजीज़ है वो इन्फेक्ट करता है। सिम्टम्स क्या होते हैं जब ये डिजीज़ इन्फेक्ट करता है? बुखार हो जाता है और बुखार में ठंड लगने लगती है, पसीना आने लगता है। इसके अलावा मसल्स में दर्द होने लगता है, चेस्ट पेन, मसल्स में टाइटनेस, सर दर्द, नाक बहना, ये सब सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। ह्यूमन बींग्स में अगर हम ट्रांसमिशन की बात करें, जो इन्फेक्टेड एनिमल्स हैं उनके बॉडी फ्लूइड या फिर उनके टिश्यूज़ के कांटेक्ट में आने से ह्यूमन बींग्स को भी ये डिजीज़ हो सकता है। या फिर देखो मान लीजिए इस एरिया में इन्फेक्टेड एनिमल है, तो इस एरिया में जो डस्ट है या फिर एरोसोल है उनके प्रभाव में आने से भी ह्यूमन बींग्स को, उनको इनहेल करने से ह्यूमन बींग्स को ये डिजीज़ हो सकता है। वो लोग जो घोड़ों का ध्यान रखते हैं या फिर लेबोरेटरियंस जो एनिमल्स के डॉक्टर होते हैं, उनमें काफ़ी बार ये डिजीज़ फैल जाता है। प्रिवेंशन की बात करें, अभी तक देखो कोई वैसे वैक्सीन तो अवेलेबल है नहीं इस डिजीज़ के इलाज के लिए। तो अगर किसी देश में एनिमल्स में ये डिजीज़ सामने आता है तो एनिमल्स को आइसोलेट कर दिया जाता है ताकि दूसरे एनिमल्स में और ह्यूमन बींग्स में ये डिजीज़ ना फैल सके। तो ये हमने बात की ग्लैंडर्स के बारे में। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल मैग्नेटिक हाइपरथर्मिया मीडिएटेड कैंसर थेरेपी के बारे में है, यानी MHCT। आप एक बात बताइए, हाइपरथर्मिया का क्या मतलब होता है? देखो आपने हाइपोथर्मिया वर्ड तो काफ़ी बार सुना होगा। बर्फ़ में अगर कोई पर्सन दब जाता है तो आपने सुना होगा वो पर्सन हाइपोथर्मिया का शिकार हो गया, मतलब बॉडी का जो टेम्परेचर है बहुत ज़्यादा कम हो गया है। इसके ठीक उलट हाइपरथर्मिया वो कंडीशन होती है जिसमें बॉडी का टेम्परेचर जो है बढ़ जाता है। मतलब ऐसी कंडीशंस को कहा जाता है हाइपरथर्मिया जिसमें बॉडी का हीट रेगुलेशन सिस्टम हीट को रेगुलेट नहीं कर पाता। मतलब टेम्परेचर इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि बॉडी का हीट रेगुलेशन सिस्टम उस टेम्परेचर को हैंडल नहीं कर पाता। इस कंडीशन को कहा जाता है हाइपरथर्मिया। अभी कंटेक्स्ट ये है, इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो साइंटिस्ट हैं वो एफर्ट्स लगा रहे हैं ताकि मैग्नेटिक हाइपरथर्मिया मीडिएटेड कैंसर थेरेपी का इस्तेमाल किया जा सके इन ऑपरेबल ट्यूमर्स के इलाज करने के लिए। इन ऑपरेबल ट्यूमर मतलब काफ़ी जगह देखो बॉडी में ट्यूमर ऐसी जगह पे हो जाता है जिसको एक्सेस करना भी मुश्किल होता है, जैसे ग्लायोब्लास्टोमा। ग्लायोब्लास्टोमा में क्या होता है, ट्यूमर हो जाता है डेवलप ब्रेन में या फिर स्पाइनल कॉर्ड में, तो एक्सेस करना थोड़ा सा मुश्किल रहता है, इलाज मुश्किल होता है। अब साइंटिस्ट काम कर रहे हैं कि इस थेरेपी का इस्तेमाल किया जा सके ऐसी ऐसी जगहों पर ट्यूमर्स को ठीक करने के लिए, ट्यूमर्स को ख़त्म करने के लिए। इस टेक्निक में होगा क्या, इस थेरेपी में होगा क्या, ये देखो नॉन इन्वेसिव कैंसर ट्रीटमेंट है, कोई चीरफाड़ी नहीं होगी।
जहाँ पे ट्यूमर है वहाँ पे मैग्नेटिक मटेरियल्स की डिलीवरी होगी। जहाँ पे ट्यूमर साइट है, ट्यूमर डेवलप हुआ है, वहाँ पे मैग्नेटिक मटेरियल्स को भेजा जाएगा और फिर अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की एप्लीकेशन का इस्तेमाल किया जाएगा हीट जनरेट करने के लिए उस जगह पर जहाँ पे ट्यूमर है। तो उस हीट से ट्यूमर के जो सेल्स हैं उनको तो नुकसान पहुँचेगा, वो ट्यूमर ख़त्म हो जाएगा, बट जो हेल्दी सेल्स हैं उनको नुकसान नहीं पहुँचेगा। ये है थेरेपी, मैग्नेटिक हाइपरथर्मिया मीडिएटेड कैंसर थेरेपी। और जिस इंस्टीट्यूट के साइंटिस्ट ये डेवलप कर रहे हैं INST यानी इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है। मेगा लैब्स के बारे में हम क्या कंटेस्ट है, द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, ये देखो काम कर रही हैं मेगा लैब्स को डेवलप करने की दिशा में, ताकि कोविड-19 की जो टेस्टिंग है उसे रैंप अप किया जा सके, इसके साथ साथ एक्यूरेसी रेट भी इंक्रीज़ की जा सके। अभी देखो जो PCR RT टेस्ट होता है उसमें वायरस के जीनोम के पर्टिकुलर सेक्शन को चेक किया जाता है, ये पता लगाने के लिए क्या ये वही वायरस है जिसने बॉडी को इन्फेक्ट किया है। लेकिन मेगा लैब्स में क्या होगा, नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग मशीन्स का इस्तेमाल किया जाएगा। ये वायरस के पूरे जीनोम को स्कैन करेंगी, तो इसमें एक्यूरेसी ज़्यादा आएगी, क्योंकि PCR RT टेस्ट में सिर्फ पर्टिकुलर सेक्शन को चेक किया जाता है। तो काफ़ी बार ऐसा भी हो जाता है कि उस सेक्शन में सब कुछ सामान्य लगे दूसरे वायरसेस की तरह और डिटेक्ट ही ना हो ये कोरोना वायरस। बट चूंकि ये नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग मशीन वायरस के जीनोम के पर्टिकुलर सेक्शन को स्कैन नहीं करेंगी, पूरे जीनोम को स्कैन करेंगी, तो फिर गलती की संभावना कम हो जाती है। आमतौर पे देखो इन नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग मशीन्स का इस्तेमाल किया जाता है ह्यूमन जीनोम्स की सीक्वेंसिंग के लिए। एक बार में 1500 से लेके 3000 वायरल जीनोम्स की सीक्वेंसिंग की जा सकती है कोरोना वायरस का पता लगाने के लिए। देखो ये जो मशीन्स हैं नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग मशीन्स, ये काफ़ी इफेक्टिव हैं। इनमें जीनोम की पैरेलल सीक्वेंसिंग भी हो सकती है। जैसे मान लीजिए ये जीनोम है, तो इस हिस्से की सीक्वेंसिंग हो रही है, साथ के साथ इस हिस्से की भी हो रही है, साथ के साथ इस हिस्से की भी जीनोम सीक्वेंसिंग हो रही है। तो इससे पूरे जीनोम की जो सीक्वेंसिंग है ना सिर्फ काफ़ी जल्दी हो जाती है बल्कि कॉस्ट भी कम आती है। तो ये हमने बात की मेगा लैब्स के बारे में। अगला आर्टिकल परसिवरेंस के बारे में है। ये देखो नासा का एक रोवर है जो नासा ने भेजा है मार्स पर। कौन से रॉकेट की सहायता से? यूनाइटेड लॉन्च अलायंस एटलस 5। इस रॉकेट की सहायता से नासा ने अपना ये परसिवरेंस रोवर जो है वो मार्स पर भेज दिया है। रोवर क्या करता है? रोवर देखो इस प्रकार की पहिए वाली गाड़ी होती है जो किसी स्पेस की बॉडी पर उतर के घूमती है और एविडेंस इकट्ठा करती है या फिर ऑब्जर्वेशन लेती है क्या पास्ट में मार्स पर लाइफ संभव थी या फिर नहीं। इस रोवर पर देखो 7 इंस्ट्रूमेंट्स लगे हुए होंगे। ये 7 इंस्ट्रूमेंट्स देखो नासा का मिशन है, इतना ज़्यादा डिटेल से आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। मार्स मिशन हमने भी भेजा था, उस पर जौन से इंस्ट्रूमेंट्स लगे हुए थे वो तो हमने याद किए थे, बट नासा के मिशन के बिल्कुल माइन्यूट डिटेल्स आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। ये मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं इस मिशन के। मतलब रोवर ये सब काम करेगा, जियोलॉजिकली डाइवर्स लैंडिंग साइट को एक्सप्लोर करेगा, पास्ट में क्या मार्स की कोई जगह रहने लायक थी ये एसेस करेगा, ये सब चीज़ें। देखो एक खास बात, हाल फिलहाल में यूएई ने भी अपना होप मिशन लॉन्च किया मार्स के लिए और चाइना ने भी तियानवेन-1 स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया मार्स के लिए। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल प्लाज्मोडियम वाइवेक्स मलेरिया के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? हाल ही में देखो इंटरनेशनल टीम ने एक ऐसा सिस्टम डेवलप किया है, पैरासाइट प्लाज्मोडियम वाइवेक्स को लैब में ब्रीड किया जा सकता है
और ब्रीड करने के बाद ह्यूमन लीवर सेल्स को इससे इन्फेक्ट किया जा सकता है। हम प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के बारे में बेसिक जानकारी डिस्कस कर लेते हैं। ये देखो, प्रोटोजोअल पैरासाइट है और ह्यूमन पैथोजन है। इसकी वजह से मलेरिया होता है। जो फीमेल एनोफ्लीस मॉस्किटोज होती हैं उनके काटने से ये प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जो है ह्यूमन बींग्स में ट्रांसमिट करता है। मेल एनोफ्लीस नहीं काटते हैं, तो कई बार यूपीएससी इस प्रकार का क्वेश्चन पूछ लेती है, क्या सिर्फ फीमेल एनोफ्लीस के काटने से ये प्लाज्मोडियम वाइवेक्स ट्रांसमिट होता है ह्यूमन बींग्स में? आंसर होगा यस। वैसे देखो, 5 तरह के ह्यूमन मलेरिया पैरासाइट्स हैं। उनमें से सबसे ज़्यादा खतरनाक नहीं है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। 5 मलेरिया के पैरासाइट्स में से सबसे ज़्यादा जो घातक है वो है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। खैर, हमारा फोकस इस आर्टिकल में प्लाज्मोडियम वाइवेक्स पर है। देखो, ये जो पैरासाइट है ये लीवर में काफ़ी समय तक रह सकता है इनएक्टिव फॉर्म में और बाद में चला जाता है। ब्लड में ये इतने कम लेवल में होता है काफ़ी बार कि पता लगाना मुश्किल हो जाता है। यहाँ पर देखो, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिटेक्ट प्लाज्मोडियम वाइवेक्स क्योंकि ब्लड में काफ़ी लो लेवल पर ये सर्कुलेट करता रहता है। 4 कंट्रीज़, इथोपिया, इंडिया, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, ये 4 देश ऐसे हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं प्लाज्मोडियम वाइवेक्स मलेरिया में 80% केसेस। मतलब इस प्रकार के मलेरिया के वर्ल्ड में जितने भी केसेस हैं 80% तो इन 4 देशों से आते हैं। अभी काफ़ी तो ऐसे देश हैं जहाँ पे क्लोरोक्विन जो ड्रग है इसे भी इस्तेमाल नहीं किया जाता मलेरिया के ट्रीटमेंट के लिए, क्योंकि काम करना इस ड्रग ने बंद कर दिया है बहुत सारे देशों में। बट हमारे लिए अच्छी बात यह है, इंडिया में इस ड्रग का अभी भी इस्तेमाल होता है क्लोरोक्विन मलेरिया की ट्रीटमेंट के लिए। बाकी कुछ देशों में प्राइमाक्विन ड्रग का इस्तेमाल होता है, बट इसके साइड इफ़ेक्ट्स काफ़ी ज़्यादा हैं। चलते हैं आगे। हमारा है पोलियो के बारे में। तो पोलियो को लेके एक न्यूज़ आई है कि अफ्रीका रीजनल सर्टिफिकेशन कमीशन, जो कि एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, उसने अफ्रीका को वाइल्ड पोलियो फ्री डिक्लेयर कर दिया है। तो अब पहली कहानी आती है कि पोलियो है क्या। पोलियो एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है जो फैलती है एक वायरस के द्वारा। ये आपके नर्वस सिस्टम में एंटर करती है और आपकी बॉडी को पूरी तरह पैरालाइज कर देती है। इंडिया पोलियो फ्री ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुका है। तो अब कहानी आती है कि ये वायरस जो फैलता है तो कैसे फैलता है। ये वायरस पर्सन टू पर्सन फैलता है थ्रू 3 मीन्स। तो मतलब मीन्स में इन तरह, एक तो ये फीकल ओरल रूट के थ्रू फैलता है, मतलब लेट्स से। दूसरा, ये कंटेमिनेटेड फूड या कंटेमिनेटेड वाटर के थ्रू फैलता है और इंटेस्टाइन में जाकर मल्टीप्लाई हो जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और फिर ये आपके नर्वस सिस्टम को इम्पैक्ट करता है और आपको पैरालाइज कर देता है। तो पोलियो की खास बात यह है कि पोलियो के सिम्टम्स क्या है? फेटिग, हेडेक, वॉमिटिंग, नॉर्मल से जो किसी भी आप चीज़ में देखते हैं पैरों में दर्द होता है। और इस पर जो स्पेसिफिकली रिस्क होती है पोलियो की, वो होती है जो 5 साल से छोटे बच्चे हैं उनके लिए। इसका प्रिवेंशन, इसका इलाज नहीं है हमें पता है, तो इसको केवल प्रिवेंट किया जाता है वैक्सीन देके, जिससे कि आप जीवन भर एक कवच बना लेते हैं अपने आसपास। तो लगभग जो इसकी स्ट्रेन्स है वो 3 स्ट्रेन्स है पोलियो की। 3 में से 2 स्ट्रेन दुनिया भर में ख़त्म हो चुकी हैं। और अफ्रीका जो एक रिमेनिंग वाइल्ड पोलियो वायरस की स्ट्रेन थी उससे फ्री डिक्लेयर कर दी गई है। अब केवल 2 जगह ये डिजीज़ बची है, जो है अफगानिस्तान और पाकिस्तान में। अब अगर हम बात कर रहे हैं पोलियो की, तो पोलियो इरेडिकेशन कैंपेन चला कौन रहा है? ये एक बहुत बड़ी पार्टनरशिप थी 5 बड़े पार्टनर्स की, जिन्होंने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की है और तब जाके लगभग दुनिया भर से फ्री हो चुका है, अपार्ट फ्रॉम अफगानिस्तान और पाकिस्तान। तो जो 5 बॉडीज़ थी वो आपको पता होनी चाहिए। वो है WHO, रोटरी इंटरनेशनल, US सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, UN चिल्ड्रंस फंड यानी यूनिसेफ, और बिल्स एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, गावी, यानी तो ग्लोबल वैक्सीन अलायंस इसे भी कहा जाता है। तो ये सब मिल के काम कर रहे थे इसके ऊपर। और तो फोकस है किस, इन लोगों का फोकस क्या है? इरेडिकेट करना क्या? पोलियो को वर्ल्ड वाइड। तो अभी हमने देखा कि वाइल्ड पोलियो से किसको फ्री किया गया, किसको डिक्लेयर किया गया फ्री? अफ्रीका को। इसके बाद बात आती है पोलियो है क्या भाई। पोलियो पूरा नाम इसका पोलियो माइलेटिस, और ये चिल्ड्रन को प्राइमरली अफेक्ट करता है और इसका कोई इलाज नहीं है खास बात। तो इसके स्ट्रेन कौन कौन से? 3, P1, P2 एंड P3। P2 को 1999 में ही दुनिया भर से इरेडिकेट कर दिया गया। 2014 में इंडिया पोलियो फ्री हो चुका था क्योंकि इंडिया ने P1, P3 स्ट्रेन भी खत्म कर दिए थे। तो इसकी वैक्सीनेशन की शेड्यूल क्या होती है? 6 वीक्स, 10 वीक्स, 14 वीक्स पे ये दिया जाता है ओरल पोलियो वैक्सीन। इसके बाद 6 वीक्स और 14 वीक्स पे, इसके बाद 16 और 24 मंथ्स के बीच में। तो इंडिया में तो काफ़ी वृहद पैमाने पे इसका कैंपेन चला था। नेक्स्ट आर्टिकल पायरोलिसिस के बारे में है।
क्या कंटेस्ट है? देखो, कोविड-19 महामारी से निपटने में बहुत सारी पीपी किट्स का इस्तेमाल हो रहा है। तो इतने सारे प्लास्टिक का क्या होगा? कुछ एक्सपर्ट्स ने बोला है पायरोलिसिस की सहायता से ये जो पीपी किट्स हैं इनको रिन्यूएबल लिक्विड फ्यूल्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। क्या ये पायरोलिसिस प्रोसेस? ये देखो थर्मो केमिकल ट्रीटमेंट है। किसी भी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट मतलब कार्बन बेस्ड जो प्रोडक्ट है उस पर इस ट्रीटमेंट को अप्लाई किया जा सकता है। होता क्या है पायरोलिसिस में, जिस भी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट पर आपको ये ट्रीटमेंट करनी होती है, आप उसको हाई टेम्परेचर पर गर्म करो और बिना ऑक्सीजन की प्रेजेंस में मतलब ऑक्सीजन की एब्सेंस में गर्म करो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को, फॉर एग्जांपल वेस्ट को हाई टेम्परेचर पर। इससे होगा क्या? देखो, वेस्ट में काफ़ी सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनके बीच में बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, तो वेस्ट में अलग अलग जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सेपरेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। उनके बीच में ना सिर्फ केमिकल सेपरेशन होगा बल्कि फिजिकल सेपरेशन भी होगा। तो इस प्रकार से मॉलिक्यूल्स अलग हो जाएंगे, तो पायरोलिसिस से अलग अलग प्रोडक्ट्स मिलेंगे। तो अलग अलग प्रोडक्ट्स मिलेंगे तो हम यूजफुल प्रोडक्ट्स जो अपने काम के प्रोडक्ट्स हैं उनको निकाल सकते हैं। जैसे देखो, काफ़ी क्षेत्रों में एप्लीकेशंस हैं। बायोमास को सिन गैस में कन्वर्ट करने के लिए पायरोलिसिस का इस्तेमाल किया जा सकता है। बायोकेयर के लिए, वेस्ट प्लास्टिक को यूजेबल ऑयल में कन्वर्ट करने के लिए, या फिर वेस्ट अगर हानिकारक है और उस वेस्ट को हमें ऐसा बनाना है कि जिसे आसानी से डिस्पोज किया जा सके, डिस्पोज करने में खतरा ना हो, तो भी पायरोलिसिस प्रोसेस का इस्तेमाल किया जा सकता है। अब देखो, यूपीएससी कितना सिंपल क्वेश्चन पूछती है। ये 2019 में पूछा था। प्लाज्मा गैसिफिकेशन और पायरोलिसिस ये अक्सर न्यूज़ में रहते हैं। क्या है, कहाँ पे इनका यूज़ होता है? एक्सट्रैक्शन ऑफ रेयर अर्थ मटेरियल एलिमेंट्स, सॉरी। इसके बाद बी ऑप्शन है नेचुरल गैस एक्सट्रैक्शन टेक्नोलॉजीज, सी हाइड्रोजन फ्यूल बेस्ड ऑटोमोबाइल्स, और सबसे लास्ट में वेस्ट टू एनर्जी टेक्नोलॉजीज। तो इसका आंसर था डी। जब देखो हम इन्वायरमेंट पढ़ते हैं तो काफ़ी बार ये टर्म आती है, तो क्वेश्चन रिलेटिवली आसान था। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल रमन के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? देखो, हैदराबाद बेस्ड एक स्टार्टअप है जिसका नाम है स्काईरूट एरोस्पेस। इस स्टार्टअप ने अपर स्टेज रॉकेट इंजन का सफलतापूर्वक टेस्ट किया। जैसे देखो, यूएसए की स्पेस एक्स कंपनी है, स्पेस सेक्टर में नई नई इनोवेशन कर रही है, उसी प्रकार से सरकार चाहती है इंडिया में भी प्राइवेट कंपनीज आगे आएं, नए नए स्टार्टअप्स बने स्पेस सेक्टर में काम करने के लिए। तो बात करें इस रमन की, नाम रखा गया है इस स्काईरूट एरोस्पेस के द्वारा, जो हमारे नोबेल पुरस्कार विजेता हैं सीवी रमन, उनके नाम पर इस अपर स्टेज रॉकेट इंजन का नाम रखा गया है। ये देखो 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन है। इंडिया का पहला 100% 3D प्रिंटेड बायोप्रोपेलेंट लिक्विड रॉकेट इंजन इंजेक्टर है। और इंफॉर्मेशन डिस्कस करें, इस रॉकेट इंजन में मूविंग पार्ट्स काफ़ी कम है, इसलिए वेट काफ़ी कम है इस रॉकेट इंजन का। जो कन्वेंशनल रॉकेट इंजन्स होते हैं सिमिलर कैपेसिटी के, उससे आधा है इस रॉकेट इंजन का वेट। रॉकेट इंजन देखो कैपेबल है मल्टीपल स्टार्ट करने में। इसका फ़ायदा ये होगा, मान लीजिए कि अर्थ है, अलग अलग ऑर्बिट्स में अगर सैटेलाइट इंजेक्ट करना है तो सहायता होगी। मतलब एक ही मिशन में अलग अलग ऑर्बिट्स में अलग अलग सैटेलाइट्स जो हैं वो इंसर्ट किए जा सकते हैं इस रॉकेट इंजन के द्वारा। ये फ़ायदा है मल्टीपल रीस्टार्ट्स का। ये जो स्टार्टअप है, इन्होंने लॉन्च व्हीकल गाइडेंस के लिए खुद से ही एक सॉफ्टवेयर तैयार किया है। नेक्स्ट आर्टिकल साराभाई क्रेटर के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? देखो, इसरो का जो चंद्रयान 2 ऑर्बिटर है, इसने चंद्रमा पर एक क्रेटर की इमेज ली जिसको नाम दिया गया है इसरो के द्वारा विक्रम साराभाई के नाम पर। तो इस क्रेटर का नाम रख दिया गया है साराभाई क्रेटर। कहाँ पर है ये क्रेटर?
इस क्रेटर के 300 किलोमीटर ईस्ट में अमेरिका के अपोलो 17 और सोवियत के लूना 21 मिशन की लैंडिंग साइट है। इस क्रेटर की डेप्थ देखो है 1.7 किलोमीटर। हालांकि इस प्रकार की इंफॉर्मेशन यूपीएससी पूछती नहीं है कि डेप्थ कितनी है और क्रेटर की वॉल्स का स्लोप कितना है। ये जो इमेज ली गई है या फिर ये जो फाइंडिंग्स हैं चंद्रयान 2 ऑर्बिटर की, इसकी सहायता से स्पेस साइंटिस्ट जो हैं उनको थोड़ी जानकारी मिलेगी चंद्रमा पर वो रीजन्स जहाँ पर लावा है, उन रीजन्स के बारे में स्पेस साइंटिस्ट ज़्यादा जानकारी जुटा सकेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल सीवियर फीवर विद थ्रोम्बोसाइटोपिनिया सिंड्रोम के बारे में है, यानी SFTS। क्या कंटेस्ट है? देखो, चाइना में एक नया इन्फेक्शियस डिजीज़ जो कि होता है टिक बोन वायरस की वजह से। टिक मतलब एक ऐसा इंसेक्ट जिसके पंख नहीं होते और जो खून चूसता है, तो उसे टिक कहा जाता है। तो टिक के काटने से ये वायरस फैलता है और फीवर होता है जिसका नाम है SFTS, यानी सीवियर फीवर विद थ्रोम्बोसाइटोपिनिया सिंड्रोम। वैसे तो देखो ये टिक बोन डिजीज़ है, टिक के काटने से ट्रांसमिट होता है, बट चाइनीज़ वीरोलॉजिस्ट मतलब वो लोग जो वायरसेस को स्टडी करते हैं, उनका मानना है कि ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन को भी डिनाई नहीं किया जा सकता। और वैसे ये जो डिजीज़ है नया नहीं है, पहले इसको आइडेंटिफाई किया गया था 2009 में। और वैसे तो इसकी कोई मेडिसिन नहीं है, बट एक एंटीवायरल ड्रग है जिसका नाम है राइबाविरिन। ये जो है इफ़ेक्टिव है इस डिजीज़ से होने वाली इलनेस को ट्रीट करने के लिए। सिम्टम्स की बात करें, तेज़ बुखार होता है, ठंड लगती है, भूख नहीं लगती, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल सिम्टम्स मतलब पेट या फिर इंटेस्टाइन से संबंधित प्रॉब्लम्स, उसके बाद न्यूरोलॉजिकल एबनॉर्मेलिटीज़ मतलब नर्वस सिस्टम से संबंधित असामान्यताएं, और उसके बाद थ्रोम्बोसाइटोपिनिया जो वर्ड नाम में है, इसका मतलब होता है प्लेटलेट्स की संख्या एकदम से बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। इसके बाद ल्यूकोसाइटोपिनिया, इसमें क्या होता है WBC यानी वाइट ब्लड सेल्स की संख्या बहुत कम हो जाती है। रिस्क फैक्टर मतलब अगर बुखार बढ़ जाता है, डिजीज़ बढ़ जाता है, तो देखो और भी ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। बॉडी में मल्टी ऑर्गन फेलियर हो सकता है, हीमोरेजिक मैनिफेस्टेशन देखने को मिल सकता है। हीमोरेजिक का क्या मतलब होता है? जब देखो ब्लड वेसल के फटने से एकदम से खून निकलने लगता है तेजी से, तो उसे कहा जाता है हीमोरेज। और सबसे लास्ट में अपीयरेंस ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम सिम्टम्स। तो ये सब सिम्टम्स तब देखने को मिलते हैं जब डिजीज़ बढ़ जाता है, मतलब कंट्रोल में नहीं आता, ज़्यादा सीवियर हो जाता है। ट्रीटमेंट हमने डिस्कस कर ही ली। वैसे कोई स्पेशल वैक्सीन नहीं डेवलप की गई है, लेकिन एंटीवायरल ड्रग है राइबाविरिन, ये इफ़ेक्टिव है इस इलनेस को ट्रीट करने के लिए। कंसर्न ये है फर्टिलिटी रेट काफ़ी ज़्यादा है, 16% से लेकर 30% के बीच में। तो WHO के द्वारा टॉप 10 प्रायोरिटी डिजीज़ का जो ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है, उनमें से एक ये डिजीज़ है SFTS। चलते हैं आगे। इंपॉर्टेंट आर्टिकल स्पुतनिक 5 के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? देखो, वर्ल्ड की फर्स्ट कोरोना वायरस वैक्सीन लॉन्च कर दी गई है रशिया के द्वारा, और उसी का नाम है स्पुतनिक 5। किसके द्वारा इस वैक्सीन को डेवलप किया गया है? गामालिया रिसर्च इंस्टीट्यूट और रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा मिलकर इस स्पुतनिक 5 वैक्सीन को डेवलप किया गया है। कैसे ये काम करती है? ये वैक्सीन देखो सारस CoV-2 टाइप के DNA पर आधारित है। ये एक प्रकार का कॉमन कोल्ड वायरस है। जैसे देखो आपने पोलियो की एक वैक्सीन के बारे में सुना होगा, जिसमें वैक्सीन के थ्रू बॉडी में वायरस इंसर्ट किया जाता है, लेकिन देखो वायरस बिल्कुल अटेनुएटेड फॉर्म में होता है, वीक फॉर्म में होता है, जो कि नुकसान नहीं पहुंचाता। लेकिन इसका फ़ायदा ये होता है कि इससे बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो स्टिमुलेट हो जाता है, और बाद में जब वायरस का रियल अटैक होता है, मतलब ताकतवर फॉर्म में जब बाद में वायरस अटैक करता है, तो फिर जो इम्यून सिस्टम है वो तो पहले से स्टिमुलेटेड होता है ना, तो फिर बॉडी सही ढंग से वायरस का सामना कर पाती है।
इसी पे बेस्ड है ये स्पुतनिक 5th वैक्सीन। अभी फिलहाल देखो WHO की बात चल रही है रशियन हेल्थ अथॉरिटीज़ के साथ इस वैक्सीन की WHO प्री क्वालिफिकेशन के लिए। WHO प्री क्वालिफिकेशन का मकसद ये होता है, आप सिंपल भाषा में कह सकते हो, WHO के द्वारा वैक्सीन को अप्रूवल देना। WHO देखता है कि जिस भी मैन्युफैक्चरर ने इस वैक्सीन को डेवलप किया है, क्या उसके अंदर कैपेबिलिटी है कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के साथ, मतलब क्वालिटी के साथ लगातार वैक्सीन प्रोड्यूस की जा सकती है या फिर नहीं की जा सकती है। इस प्रकार की बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं, तब जाके WHO वैक्सीन को अप्रूवल देती है, मतलब सर्टिफाई करती है कि इसे यूज़ किया जा सकता है। नाम देखो इंटरेस्टिंग है, स्पुतनिक 5th। आपको शायद याद होगा 1957 में सोवियत यूनियन के द्वारा पहला जो ऑर्बिटल सैटेलाइट लॉन्च किया गया था उसका नाम था स्पुतनिक। उसी के नाम पर इस वैक्सीन का नाम रखा गया है स्पुतनिक 5th, क्योंकि उस समय एक रेस चल रही थी, आर्म रेस USA और USSR के बीच। और पुतिन तो हमेशा बोलते हैं कि मैं रशिया की जो खोई ग्लोरी है उसे फिर से लौटा दूंगा, मतलब USSR के समय जो इज्जत हुआ करती थी रशिया की, वो इज्जत मैं फिर से आप लेके आऊँगा। ऐसी बातें पुतिन बार बार बोलते हैं। तो उसी संदर्भ में आप देख सकते हो कि इस वैक्सीन का नाम भी स्पुतनिक के नाम पे रखा गया है, जो कि फर्स्ट ऑर्बिटल सैटेलाइट था, जो कि सोवियत यूनियन के द्वारा लॉन्च किया गया था 1957 में। चलते हैं आगे। के बाद नेक्स्ट हमारा जो आर्टिकल है स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर चैलेंज के बारे में है। आत्मनिर्भरता पर हम आजकल काफ़ी फोकस कर रहे हैं। इसी दिशा में हमारे जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैं, इन्होंने स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर चैलेंज इनोवेट सॉल्यूशंस फॉर आत्मनिर्भर भारत को लॉन्च किया है। क्या इस चैलेंज में? इस चैलेंज में इनोवेटर्स, स्टार्टअप्स और स्टूडेंट्स को इनवाइट किया है, भैया आप आओ, माइक्रो प्रोसेसर का आप इस्तेमाल करो नए नए टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स को डेवलप करने के लिए। IIT मद्रास और सीडेक यानी सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, इन दोनों ने देखो 2 माइक्रो प्रोसेसर्स डेवलप किए हैं। जो IIT मद्रास के द्वारा डेवलप किया गया है माइक्रो प्रोसेसर, उसका नाम है शक्ति, और जो सीडेक के द्वारा डेवलप किया गया है उसका नाम है वेगा। माइक्रो प्रोसेसर डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये प्रोग्राम है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT का। इस माइक्रो प्रोसेसर डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत IIT मद्रास और सीडेक ने ये 2 माइक्रो प्रोसेसर्स डेवलप किए हैं, जिनका नाम है शक्ति और वेगा। तो जो स्टूडेंट्स या फिर स्टार्टअप वाले आएंगे इस चैलेंज में पार्टिसिपेट करने के लिए, उनको ये माइक्रो प्रोसेसर दिए जाएंगे, शक्ति और वेगा। लो, आप इन माइक्रो प्रोसेसर्स का इस्तेमाल करो और नए टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स को डेवलप करो। फंडिंग की बात करें, वेरियस स्टेजेस पर 4 करोड़ 30 लाख की फंडिंग दी जाएगी इस चैलेंज में पार्टिसिपेट करने वाले लोगों को, ताकि वो हार्डवेयर का नमूना तैयार कर सकें। प्रोटोटाइप का मतलब होता है नमूना। जैसे हम कोई प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं तो शुरू में हम एक नमूना बनाएंगे ना, नमूना पसंद आएगा तो फिर लार्ज स्केल पर उसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है। माइक्रो प्रोसेसर के बारे में बिल्कुल बेसिक की बात करें, ये देखो एक इंटीग्रेटेड सर्किट होता है जिसमें लाखों ट्रांजिस्टर्स होते हैं। ट्रांजिस्टर एक सेमीकंडक्टर बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है और एक सेमीकंडक्टर की चिप पर ये लाखों ट्रांजिस्टर्स एम्बेडेड होते हैं। ये देखो, ये तस्वीर है माइक्रो प्रोसेसर की, बहुत छोटा होता है। और आज के समय में हर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में, चाहे वो माइक्रोवेव हो, वॉशिंग मशीन हो, मोबाइल हो, सब में आपको माइक्रो प्रोसेसर देखने को मिल जाएंगे। चलते हैं आगे। इम्पोर्टेंट आर्टिकल वोल्बाचिया बैक्टीरियम के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? एक स्टडी ने सजेस्ट किया है वोल्बाचिया मेथड की सहायता से डेंगू के स्प्रेड को रोका जा सकता है। ये जो वोल्बाचिया बैक्टीरिया है, ये सेफ और नेचुरल बैक्टीरिया है। देखो, इंसेक्ट की जो 60% स्पीसीज हैं, इंक्लूडिंग सम मॉस्किटोज, उनमें ये बैक्टीरिया मिलता है। बट डेंगू को स्प्रेड करने के लिए जो मॉस्किटोज रिस्पॉन्सिबल हैं, एडिस एजिप्टी, ये मॉस्किटोज ना सिर्फ डेंगू बल्कि दूसरे डिजीज को स्प्रेड करने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल हैं, जैसे जीका, चिकनगुनिया। अब होता क्या है, जिन मॉस्किटोज में ये बैक्टीरिया होता है ना, वोल्बाचिया, वो फिर डेंगू को स्प्रेड नहीं कर पाते।
तो लेकिन जैसा हमने डिस्कस किया, नेचुरली एडिस इजिप्टी में तो होता ही नहीं ये बैक्टीरिया। तो आर्टिफिशियल ढंग से अगर हम कुछ एडिस इजिप्टी मॉस्किटोज में ये बैक्टीरिया इंट्रोड्यूस कर दें और बाद में वो मॉस्किटोज ब्रीड करें दूसरे मॉस्किटोज के साथ, तो रिजल्टेंट जो बच्चे पैदा होंगे मॉस्किटोज के, फिर उनमें ये बैक्टीरिया होगा और वो डेंगू को स्प्रेड नहीं कर सकेंगे। इसके बारे में साइंटिस्ट अभी तक देखो ज़्यादा जानकारी जुटा नहीं पाए हैं, लेकिन हाँ इतना ज़रूर साफ है कि ये जो बैक्टीरिया है डेंगू वायरस को रेप्लिकेट करने से रोकता है मॉस्किटोज की बॉडी में। तो ये हमने आर्टिकल डिस्कस किया वोल्बाचिया बैक्टीरिया के बारे में। चलते हैं आगे। आर्टिकल येलो फीवर के बारे में है। क्या कंटेक्स्ट है? WHO ने एक स्टडी कंडक्ट की थी और उस स्टडी में पता लगता है कि येलो फीवर के ज़्यादा केसेस अब वेस्ट अफ्रीका के बजाय सेंट्रल और ईस्ट अफ्रीका से सामने आ रही हैं। ये अफ्रीका है, पहले देखो ज़्यादा केसेस इस एरिया से सामने आते थे, बट अब इस एरिया से और इस एरिया से येलो फीवर के ज़्यादा केसेस सामने आ रही हैं। ये देखो एक्यूट वायरल हेमोरेजिक डिजीज़ है। हेमोरेजिक का मतलब ब्लड का रिसाव होता है वेसल से, या तो बॉडी के अंदर या फिर बॉडी के बाहर। कैसे ट्रांसमिट होता है ये फीवर? इन्फेक्टेड मॉस्किटोज को थ्रू ये फीवर जो है वो ट्रांसमिट होता है। और इस येलो फीवर के नाम में जो येलो है वो देखो जॉन्डिस के कारण आता है, क्योंकि कुछ पेशेंट्स को जॉन्डिस हो जाता है येलो फीवर के कारण। सिम्टम्स की बात करें, फीवर, हेडेक, जॉन्डिस, मसल पेन, नोसिया, वोमिटिंग, फैटीग। देखो जिन लोगों को येलो फीवर होता है उनमें से बहुत थोड़े पेशेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनमें काफ़ी सीवियर सिम्टम्स देखने को मिलते हैं और उनकी डेथ भी हो जाती है इस फीवर के कारण 7 से 10 दिनों के बीच में। बट ऐसे लोगों की संख्या काफ़ी कम है। और जिस वायरस के कारण ये येलो फीवर होता है उस वायरस का नाम है येलो फीवर वायरस। ये वायरस देखो ट्रॉपिकल एरियाज में ज़्यादा एग्जिस्ट करता है, जैसे अफ्रीका, सेंट्रल और साउथ अमेरिका। प्रिवेंशन की बात करें, वैक्सीन देखो येलो फीवर की है और वो वैक्सीन काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है और अफोर्डेबल भी है, जिसकी सहायता से येलो फीवर को प्रिवेंट किया जा सकता है। लास्ट में आप एलिमिनेट येलो फीवर एपिडेमिक्स 2017 टू 2026 इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन जान लीजिए। एलिमिनेट येलो फीवर एपिडेमिक्स का छोटा नाम है आई। ये जो इनिशिएटिव है ये डेवलप किया गया है गैवी, यूनिसेफ और WHO के द्वारा मिलकर। गैवी का क्या मतलब है? इसका मतलब देखो ये है ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन। इसे वैक्सीन अलायंस भी कहा जाता है। अभी कोविड-19 की वैक्सीन के लिए भी ये जो अलायंस है गैवी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है। तो इस इनिशिएटिव का मकसद देखो यही है कि 2026 से पहले येलो फीवर एपिडेमिक्स को ख़त्म करना। तो इस डिस्कशन में फ़िलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।